जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के टॉप 200 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को मैंने कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किया है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो जाएं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल टास्क को कंप्लीट करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार 1830 ईस्वी के अंदर किया था। फादर ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन मोचली और जेपी एकर्ट के द्वारा किया गया था। सो याद रखना, जॉन मोचली और जेपी एकर्ट, इनको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक यानी कि इनोवेटर्स माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? बात की जाए भारत की तो भारत के अंदर कंप्यूटर का आविष्कार 1952 के अंदर कलकत्ता शहर में किया गया था और इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान अर्थात इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था 1952 में कलकत्ता शहर के अंदर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? अब तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान समय तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? सबसे पहला कंप्यूटर जब बनाया गया तो वो कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। उसके प्रोसेसर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। सो पहला जो कंप्यूटर है अर्थात कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है वो 1946 से लेकर 1959 तक यानी कि 1959 तक मानी जाती है और 1960 से कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी शुरू हुई थी। सो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। अगला प्रश्न है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है? दोस्तों हमसे यहाँ पर बेसिकली एग्जामिनर ने पूछा है कि सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर्स थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, वो किस पर आधारित हुआ करते थे? राइट आंसर होगा, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर आधारित था, जिसे हम लोग आईसी चिप भी बोलते हैं। सो तीसरी पीढ़ी के शुरू होने तक कंप्यूटर्स के अंदर आईसी चिप्स अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा था। तो आप याद रखेंगे कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर आधारित थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर अर्थात चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किस पर आधारित थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर तीसरी पीढ़ी के अंदर यूज किए गए आईसी चिप्स को ही वेरी लार्ज स्केल पर अर्थात बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया गया था। सो राइट आंसर होगा, चौथी पीढ़ी के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अर्थात VLSI का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? सबसे पहला बनाया गया कंप्यूटर का नाम अबेकस है और प्रोबेबली ये चाइना के अंदर बनाया गया था। चीन देश ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था अबेकस, जो कि कैलकुलेशन अर्थात गणना के काम आता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? बात की जाए पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सन 1945 के अंदर बनाया गया था, जो कि ENIAC कंप्यूटर था। और ये क्वेश्चन इसको आप लोग डबल स्टार टिक कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जिसको नवंबर 1945 में बनाया गया और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को जॉन मोचली और जेपी एकर्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए साथियों, विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो जापान के लोगों द्वारा बनाया गया है और इस कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। फुगाकू विश्व में सबसे तेज प्रोसेसिंग गति वाला सुपर कंप्यूटर है, तो याद रखेंगे फुगाकू। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत के अंदर निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। भारत में बनाया गया सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर जो कि एक इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी भाषा के अंदर संगणक नाम से जाना जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मेन जो प्रोसेसिंग का काम है वो CPU के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है?
कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस अर्थात कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम लोग टच करके देख सकते हैं, जिनको अपने हाथों से छू कर देख सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। सो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता चल रहा होगा कि सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इस वीडियो में बेस्ट कंटेंट रखा है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। सो अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? अबेकस जो कि विश्व का पहला गणना यंत्र था, इसका आविष्कार चाइना के अंदर किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। CPU और प्राइमरी मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर स्थित होती है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेन सर्किट होता है वही मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर ही कंप्यूटर के सारे सर्किट्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, इसे हम लोग PC बोलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था। दोस्तों, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है विश्व के अंदर वो इंटेल द्वारा 1971 के अंदर विकसित किया गया था। ओके, माइक्रो प्रोसेसर पहला इंटेल द्वारा 1971 के अंदर। कंप्यूटर में .exe का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब भी कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को .exe देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो इसका राइट आंसर होगा .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ पंच कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ पंच कार्ड के नाम से हरमन होलोरिथ को जाना जाता है क्योंकि हरमन होलोरिथ ने ही पंच कार्ड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसे शुरू करते हैं, उसे ओपन करते हैं तो इसकी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। और बूटिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। जब पहले से शुरू कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर बंद है काफ़ी समय से, उसको दोबारा से ऑन किया जाता है तो उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। भारत का सबसे पहला जो साक्षर जिला है, कंप्यूटर साक्षर जिला, वो है केरल का मल्लपुरम। केरल के अंदर स्थित मल्लपुरम जिला भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, www के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे? www जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी स्थापना जो है वो टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी, अर्थात www को टिम बर्नर्स-ली ने खोजा था। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेट के आविष्कारक विंडसर्ट और बॉब काहन को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर बग का बेसिकली मतलब होता है उसके अंदर कोई भी एरर आ जाना। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई त्रुटि आ जाती है, कोई एरर आ जाती है तो उसको हम लोग बग के नाम से जानते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था? भारत के अंदर विकसित किया गया परम सुपर कंप्यूटर, इसको CDAC नामक संस्था द्वारा विकसित किया गया था। याद रखेंगे आप, CDAC। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जिसके अंदर से डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद डेटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसे इरेज नहीं किया जा सकता और ना ही इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए रोम जो है ये कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है, अर्थात स्थायी मेमोरी। कंप्यूटर की टेम्पोरेरी मेमोरी, टेम्पोरेरी का मतलब है अस्थायी मेमोरी, जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसे इरेज कर सकते हैं। सो ये होती है रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अर्थात टेम्पोरेरी मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? कंप्यूटर के अंदर विकसित की गई पहली जो भाषा है वो है फोर्ट्रान, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग में लाया जाता है? लेज़र प्रिंटर जो कि काफ़ी तेज़ गति से प्रिंट करने का काम करता है, इसके अंदर अर्धचालक लेज़र अर्थात सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, IC चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं इनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है और सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी मेनली सिलिकॉन का यूज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, IC चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, IC चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज होता है और वो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा IC चिप्स बनाने के लिए। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो क्वेश्चन ये है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है?
इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स अर्थात आईसी चिप्स का आविष्कार जे.एस. किल्बी द्वारा किया गया था। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन अलग होंगे, कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन अलग होंगे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन अलग होंगे। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? आप ये तो जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स द्वारा की गई थी, लेकिन उसके सह संस्थापक यानी कि उनके जो साझेदार थे वो थे पॉल एलन। पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? जब भी किसी वेब पेज का कोड लिखा जाता है तो उसको लिखने के लिए HTML लैंग्वेज अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम किसी पेज पर, किसी वेबसाइट पर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या फिर कट करते हैं तो वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्थायी रूप से क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बार बार एक इस तरह से एरो का निशान होता है, ओके, उसे आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, एरो का निशान या फिर हाथ का निशान या फिर कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो वो जो बेसिकली जो एक पॉइंट होता है जिसके जरिए आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हो या सेलेक्ट करते हो, उस ब्लिंक करने वाले पॉइंट को हम लोग कर्सर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रैवल करता है? मदरबोर्ड के बीच में जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो बसेज के माध्यम से ट्रैवल करता है और बसेज ही यह निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डेटा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में बस के गति की क्या इकाई है? मदरबोर्ड के अंदर बस के गति की इकाई mHz के अंदर मापी जाती है। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक क्या हैं? जो हमारे वर्तमान कंप्यूटर्स हैं वो द्विआधारी अंकन पद्धति पर आधारित हैं, अर्थात इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 का यूज किया जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग के लिए आधुनिक कंप्यूटरों में सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 का यूज किया जाता है, इसलिए इसे बाइनरी डिजिट कंप्यूटर्स बोलते हैं। सो यहाँ पर यूज होता है 1 और 0 का। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे सामने कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड होंगे। सो इस तरह से मैंने कैटेगरी वाइज सभी क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का क्या काम है? इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो डेटा को इनपुट करने के काम में आते हैं। इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट, अर्थात हमसे पूछा है कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। जब भी हमसे एग्जामिनर इनपुट डिवाइस के बारे में क्वेश्चन करेगा तो 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन इनपुट डिवाइस के दिए होंगे और 1 ऑप्शन आउटपुट डिवाइस का दिया होगा। तो आप वहाँ पर इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। सो याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ मेन हम आपको बता रहे हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज डाटा एंट्री के लिए किया जाता है, सो ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के काम आता है, सो ये एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो कि गेम वगैरह खेलने के लिए काम में आता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। माइक्रोफोन जिसके द्वारा आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, ये एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बारकोड रीडर ये एक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट्स जो हैं वो भी इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल हैं। वेब कैम और ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस के मुख्य एग्जाम्पल हैं। सो इनको आप याद रखेंगे इनपुट डिवाइसेस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड तथा माउस क्या है? कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं क्योंकि इनके द्वारा डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है। जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए होता है? अभी आपको बताया मैंने कि जॉयस्टिक जो है इसका यूज़ मेनली गेम खेलने के लिए किया जाता है और ये भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है? ट्रैक बॉल जो है वो माउस के जैसा ही होता है बिल्कुल, और इसका यूज़ भी कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। सो ट्रैक बॉल जो है वो माउस से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस का काम होता है प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर तक पहुंचाना। इनपुट डिवाइसेस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और उसके बाद सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेस किया गया डेटा है वो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। सो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड डेटा को हमें शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल जो कि डेटा को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर स्पीकर्स हैं, ये साउंड को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। जीपीएस, हेडफोन्स, मॉनिटर जो है यानी कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो हमारे सामने किसी भी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को दिखाता है, सो ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हार्ड कॉपी के काम में आता है, सो ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। इसके अलावा देखो ब्रेली रीडर और प्लॉटर जो हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के कुछ मुख्य एग्जांपल्स हैं। इनको आपको याद रखना होगा। सभी इनपुट डिवाइस और सभी आउटपुट डिवाइस आपको याद होने चाहिए। जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर इनको चूज कर पाओगे कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट किए गए डेटा को जब सीपीयू प्रोसेस करता है तभी वो आउटपुट डिवाइस के अंदर कन्वर्ट होता है। इसलिए जो इनपुट से आउटपुट का रूपांतरण है वो सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट के अंदर मापा जाता है? कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी कुछ एक फिक्स गति होती है। इस गति को मापने के लिए हर्ट्ज का यूज़ किया जाता है और इसे HZ से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग जो पावर है इसको मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड अर्थात MIPS के अंदर मापा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर प्रति सेकंड के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, अर्थात कितने ऑपरेशंस प्रति सेकंड कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, इसको उसकी प्रोसेसिंग पावर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो इसका मेन कंपोनेंट होता है, इसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? सीपीयू की स्पीड मापने के लिए क्लॉक स्पीड का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र है वो डाटा बसेस द्वारा किया जाता है। सो राइट आंसर होगा डाटा बस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से डिलीट हुई फाइलें कहाँ पर जाती हैं? ये आप सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर डिलीट हुई फाइलें, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मोबाइल के अंदर भी आता है आजकल कि जब भी आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हो अपने मोबाइल से, किसी भी फ़ोटो या वीडियो, सो वे सभी जो डेटा जो है वो आपके मोबाइल के रिसाइकल बिन में चला जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी कोई भी डिलीट हुई चीज़ रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। अगर आप लोग रिसाइकल बिन से भी उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर देते हो तब वो आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाता है। सो याद रखेंगे कंप्यूटर से डिलीट हुई फाइलें रिसाइकल बिन के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहाँ से उठाकर और दूसरी जगह पर ले जाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। इसे आप याद रखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है ये कंडीशन। अगला प्रश्न है किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए माउस के कौन से क्लिक का प्रयोग किया जाता है? किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखने या उसे एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक का यूज़ किया जाएगा। सो राइट आंसर होगा राइट क्लिक। फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा जो है वो उसके ट्रैक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, ये जो ट्रैक्स होते हैं फ्लॉपी डिस्क के, इसी के अंदर डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के ऐसे सभी भाग, ऐसे सभी कंपोनेंट्स जिनको हम लोग अपने हाथों द्वारा टच कर सकते हैं, वे सभी पार्ट हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली यही अंतर होता है कि हार्डवेयर को हम लोग टच करके देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाटा के कोड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर के दो प्रकार कौन से हैं? जो मैंने भी आपको बताया कि कंप्यूटर एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, अर्थात इसमें दबाव देकर डॉट्स के द्वारा किसी भी पेज को प्रिंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैन का क्या मतलब है। लैन होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क और कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए राउटर नामक उपकरण का यूज़ किया जाता है।
बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? जब हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं, इसे स्टार्टअप करते हैं, तो इसका जो बूट अप प्रोग्राम है वो कंप्यूटर के रोम बायोस द्वारा निर्दिष्ट होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये रोम के अंदर ही बेसिकली सेव होता है पहले से ही। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है? हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है वो इसके सेक्टर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापा जाता है। दोस्तों हमसे मॉनिटर की रिफ्रेश रेट पूछी है। सो मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है, जो डेस्कटॉप की रिफ्रेश रेट है, उसको हार्ड डिस्क के अंदर मापा जाता है। आजकल फ़ोन्स के अंदर भी 144 हर्ट्ज या फिर उससे ज़्यादा तक का रिफ्रेश रेट आने लग गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन जो है वो 144 बार बंद होगी और 144 बार चालू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज़ करने के लिए CPU और रैम के बीच में किसका उपयोग किया जाता है? CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज़ करने के लिए रैम और CPU के बीच प्रोसेसिंग के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट से संबंधित क्वेश्चन। तो इससे जुड़े सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्टोरेज में MB, GB, TB, PB का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर स्टोरेज जो कि एक पर्टिकुलर नाम से जानी जाती हैं, जैसे कि सबसे छोटी इकाई बाइट होती है, उसके बाद 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, फिर 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। इसी तरह से 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं, 1024 टेराबाइट मिलकर 1 पेटाबाइट बनाते हैं। सो ये होती है कंप्यूटर स्टोरेज की क्षमता की यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है? कंप्यूटर स्टोरेज को मेमोरी यूनिट द्वारा मापा जाता है, और इसको आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जो सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट होती है 4 बिट से मिलकर 1 निब्बल बनता है, और 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। ओके, 8 बिट से मिलकर बनता है 1 बाइट। सो आप देखेंगे यहाँ पर 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। इसी तरह से 1024 बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। फिर 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट से मिलकर बनता है। फिर 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट से मिलकर बनता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनता है। इसी तरह से 1 पेटाबाइट जो है वो 1024 टेराबाइट से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का डाटा कहाँ पर स्टोर होता है? कंप्यूटर का जो डेटा है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर स्टोर किया जाता है। इसे हम लोग HDD नाम से भी जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस के नाम बताइए। 5 ऐसे डिवाइसेस जो कि डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। आप याद रख सकते हो, USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क। सो इन सभी डिवाइसेस के द्वारा आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। देखो कैसे, जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि पावर ऑफ होने पर या फिर सिस्टम बंद हो जाने पर, अगर लाइट चली जाती है या फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी वजह से बंद हो जाता है, तो उस स्थिति में इस वोलेटाइल मेमोरी के अंदर मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी वजह से वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, क्योंकि अगर पावर ऑफ हो गई, लाइट चली गई या फिर सिस्टम बंद हो गया किसी वजह से, तो जो भी डेटा था वोलेटाइल मेमोरी के अंदर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम के अंदर का डेटा सिस्टम बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी के बिल्कुल विपरीत होगी। सो जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है, अर्थात इन्हें कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इस तरह की मेमोरी को पावर ऑफ होने पर और सिस्टम बंद होने पर भी इंफॉर्मेशन और डाटा मेमोरी के अंदर सुरक्षित रहता है। सो इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसके अंदर लाइट चली जाने पर भी इसका डाटा स्टोर रहता है। सो इसलिए इसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट, और एक बाइट जो होता है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बिट और बाइट में छोटा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया
कि बिट छोटी इकाई होती है क्योंकि 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। ओके, इसलिए बिट जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता की कैपेसिटी 1.44 MB होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है। सो चुंबकीय डिस्क यानी कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर डेटा के अंदर आने वाली किसी भी प्रकार की अशुद्धि को, किसी भी प्रकार के एरर को हम बग के नाम से जानते हैं और सॉफ्टवेयर में आने वाला बग सॉफ्टवेयर बग कहलाता है। किसी भी डाटा को प्रोसेसिंग करने का मतलब है उसे उपयोगी बनाना। अगला प्रश्न है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये किसी भी वेबसाइट से पहले यूज़ किया जाता है। आपने जनरली देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो उसके पहले शुरू में HTTP लिखा हुआ आता है और ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है। डेटाबेस अर्थात डेटा मैनेजमेंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। ऐसे ईमेल्स जो कि अनवांटेड होते हैं उनको हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं। पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है यानी इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है। SSD एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह डाटा स्टोर डिजिटली स्टोर के रूप में करता है। यह एक न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती हैं। कंप्यूटर के अंदर रिसेंटली यूज़ की गई जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर ली जाती हैं, लेकिन कैश मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात यह डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। डिवाइस के ऑफ हो जाने पर या फिर पावर सप्लाई चले जाने पर इस मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, वो डिलीट नहीं होता। इसलिए हार्ड डिस्क जो है वो एक नॉन वोलेटाइल अर्थात परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उन सब को हम कवर करते हैं। सो कीबोर्ड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये 3 ऐसी कुंजियां हैं जिनको मॉडिफायर कीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका यूज़ मॉडिफाई तरीके से किया जा सकता है अलग अलग कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ, इसलिए इनको मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। तो याद रखना जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर 3 मॉडिफायर कीज़ होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब भी कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो वहाँ पर एक शट डाउन का ऑप्शन आता है, इसलिए कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन के नाम से जानी जाती है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाती है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बूटअप 2 तरीके से होता है, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, जो कि कंप्यूटर में सबसे ऊपर की तरफ नंबरों के पास होती है, F1 F2 इस तरह से F12 तक इनकी काउंटिंग चलती है। सो कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। Ctrl+C किसका शॉर्टकट है। Ctrl+C किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्टली आप Ctrl+C को दबाकर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। किसी भी डेटा को या फिर किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X दबाया जाता है। पेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। किसी भी कॉपी या कट किए गए डेटा को अगर आप किसी नेक्स्ट पेज पर पेस्ट करना चाहते हैं तो उस डेटा को पेस्ट करने के लिए आप लोग शॉर्टकट के रूप में Ctrl+V दबा सकते हो। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर आप कंप्यूटर से लॉग ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए Alt+F4 दबाया जा सकता है। ESC का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखिए ESC जो है ये एस्केप की होती है, जो कि कीबोर्ड के अंदर ही होती है एस्केप की। इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। जो भी प्रोग्राम वर्तमान समय में रनिंग के अंदर है, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हो तो एस्केप की को आप लोग दबा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगले जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर जीके की फुल फॉर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है ALGOL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ALU का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII की फुल फॉर्म हमसे पूछी है तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला क्वेश्चन है BCD का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस का फुल फॉर्म क्या है। बायोस का फुल फॉर्म एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD का फुल फॉर्म क्या है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है ये CAD का फुल फॉर्म है। CAM का फुल फॉर्म क्या है। CAM अर्थात कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है। CAT स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CD का फुल फॉर्म क्या है। याद रखना CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। वहीं पर C डॉट की फुल फॉर्म की बात की जाए तो C डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म हमसे पूछा है। कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है COML का फुल फॉर्म। सो COML का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिथमिक कॉमन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म क्या है। ये तो आप सबको पता होगा। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU जो है यही कंप्यूटर का दिमाग अर्थात कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। DOS का फुल फॉर्म हमसे पूछा है तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है DTS का फुल फॉर्म क्या होता है तो DTS का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं E-कॉमर्स का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है तो E-कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जिस तरह से ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है उसी तरह से E-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है ईमेल का फुल फॉर्म। मैंने अभी आपको बता दिया ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है ENIAC का फुल फॉर्म हमसे पूछा है तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैसिमल ऑटोमेटेड जीरोक्स। अगला क्वेश्चन है फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हमसे पूछा है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है तो फोरट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। ओके, फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये होता है फोरट्रान का फुल फॉर्म। और पहली कंप्यूटर के अंदर विकसित किए गए लैंग्वेज फोरट्रान ही थी। HLL का फुल फॉर्म होता है HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर HTML का फुल फॉर्म तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। सो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। IBM एक बहुत ही फेमस कंपनी है और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC का फुल फॉर्म क्या है। IC का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी वो IC चिप्स पर ही आधारित थी। सो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP का फुल फॉर्म क्या है। सो IP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISH का फुल फॉर्म हमसे पूछा है तो ISH का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। LAN का फुल फॉर्म हमसे पूछा है तो LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पर एक शब्द और यूज किया जाता है WAN। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। LDU का फुल फॉर्म हमसे पूछा है तो लिक्विड डिस्प्ले यूनिट जो है ये LDU का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है LISP का फुल फॉर्म क्या होता है। LISP जिसे हम लोग लिस्ट प्रोसेसिंग नाम से जानते हैं। LLL का फुल फॉर्म पूछा है तो LLL का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसी तरह से हमसे HLL का फुल फॉर्म पूछा था वो था हाई लेवल लैंग्वेज और LLL का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। MICR जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है और इसका यूज जब भी आप लोग बैंक्स के अंदर चेक वगैरह लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक इंक जो बार कोड दिया होता है मैग्नेटिक इंक का उसको रीड करने के लिए MICR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। अगला प्रश्न है
MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जा रहे हैं उसको मापने के लिए MIPS का यूज़ किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है MO और दूसरा है DEM। MO से होता है मॉड्यूलेटर और DEM से होता है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOPS का फुल फॉर्म क्या होता है? MOPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। ओके, MOPS का फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। इसी तरह से MPU का फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है। सो MPU का फुल फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है NIC-NET का फुल फॉर्म। NIC-NET का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR जो है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए यूज किया जाता है, OMR। नेक्स्ट है PCDOC का फुल फॉर्म होता है, तो PCDOC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, रीड ओनली मेमोरी। सो P आगे और लगा दिया गया है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी PROM का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM का फुल फॉर्म हमसे पूछा है। सो दोस्तों RAM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक अस्थायी मेमोरी है। जबकि रोम जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, वो एक स्थायी मेमोरी होती है। SNOBOL का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, तो SNOBOL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबलिक लैंग्वेज। अगला प्रश्न है UPS का फुल फॉर्म। सो UPS सबसे पहली चीज़ ये है कि UPS का यूज़ कंप्यूटर में इसलिए किया जाता है ताकि अचानक से अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो UPS जो है वो कुछ समय तक बिना लाइट के आपके कंप्यूटर को काम करने की पावर देता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मात्रा में लाइट स्टोर हो जाती है। सो UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी ये फुल फॉर्म के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। नेक्स्ट है WAN अर्थात वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? सो WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स ली ने खोजा था। अगला प्रश्न है DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है RPG का फुल फॉर्म क्या होता है? सो RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ISP का फुल फॉर्म हमसे पूछा है यहाँ पर, तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट कैटेगरी है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछे गए हैं। सो देखिए, प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों का पूरा सेट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामों का ऐसा समूह जिसमें दस्तावेजों अर्थात डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा सेट होता है, पूरे कोड से लिखे होते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं। सो याद रखेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट है प्रोग्राम जो कि सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको सिस्टम प्रोग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम जो कि चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसे हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज बोलेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमसे पूछा है कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये डाटा प्रोसेसिंग के काम आता है, अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग के, तो इसलिए हम लोग इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है इंटरनेट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को माना जाता है। विंडसर्फ और बॉब काहन, ओके, बॉब काहन, इनको माना जाता है इंटरनेट का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो शुरुआत में इंटरनेट जो है वो ARPANET नाम की एक IT कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, याद रखेंगे ARPANET। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब
जो कि www का फुल फॉर्म है। सो इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी। वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? जो वेबसाइट का एड्रेस यूज किया जाता है इसको डोमेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखेंगे आप इसे। ईमेल किसकी तरह से है? ईमेल एक प्रकार से पत्र व्यवहार की तरह होता है, तो पत्र लिखने जैसा ही होता है ईमेल। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए? अगर आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी कम से कम रैम 32 MB होनी चाहिए। और आजकल के जो डिवाइसेस आ रहे हैं, फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं, उनके अंदर तो 16 GB से लेकर और 32 GB तक भी रैम देखने को मिल रही है, जो कि हाई एंड गेमिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। सो याद रखेंगे कि कम से कम 32 MB आपकी रैम का स्टोरेज होना चाहिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? IP एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट है TCP का पूरा नाम क्या है? तो TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। NAT की फुल फॉर्म क्या है? सो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं ये इंटरनेट से रिलेटेड है। NAT का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, AI का फुल फॉर्म क्या है? AI जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इंटरनेट पर आधारित हैं और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। NOS का फुल फॉर्म पूछा है, तो NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउज़र, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी एक प्रकार के वेब ब्राउज़र्स हैं, इनके द्वारा आप लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हो, तो ये वेब ब्राउजिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, होस्ट सर्वर कहलाता है। अगला है एक कंप्यूटर यूज़र इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर को फाइल को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो यह प्रोसेसिंग किसकी मदद से होती है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइलें ट्रांसफ़र करना FTP कहलाता है, अर्थात फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए ये चीज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME का पूरा नाम क्या है? MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट है कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है? सो .org जो डोमेन नेम है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन यूज होता है? सो सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए .net नाम का डोमेन जो है वो यूज़ किया जाता है, .net। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरनेट का दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं, साइबर स्पेस इंटरनेट का दूसरा नाम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो कि उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी यूज़र को वेब पेज देखने के लिए अनुमति देते हैं उनको हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउज़र के एनिमेशन और गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है? सो ब्राउज़र के अंदर एनिमेशन और गेम खेलने के लिए जावा का यूज़ किया जाता है मेनली। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान उसके IP एड्रेस को देखकर की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब हम लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो इसे हम लोग ब्राउजिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है? किसी भी नाम को लॉगिन करना और उसके पासवर्ड को डालना, वेरिफिकेशन करना, ये चीज़ ऑथेंटिकेशन के अंदर आती है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट क्या कहलाती है? इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर से संबंधित जो बग होते हैं इनके फ्री में अपडेट्स जो होते हैं वो पैच के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी भी ईमेल के अंदर उपयोगकर्ता का नाम और उसके डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा किसी भी नाम के बाद @ लगाकर और फिर लिखा जाता है gmail.com इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर क्या लिखा होता है? सो एक एजुकेशन से संबंधित संस्थान है तो उसके डोमेन नेम के अंदर .edu लिखा होगा अर्थात .education।
नेक्स्ट है ईमेल के जनक किसको माना जाता है, तो ईमेल के जनक माना जाता है रे टॉमलिंसन को। ओके, रे टॉमलिंसन को ईमेल के जनक माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। सो दोस्तों, ये थे आज की हमारी वीडियो के कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 200 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पिछले कुछ सालों से एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।